सो हेलो फ्रेंड्स। सो ड्यू टू कंटिन्यूएशन आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड। ओके, सो फॉर अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐड माय व्हाट्सएप ग्रुप और लेट राइट ऑन कमेंट्स। दिस अ वैष्णवी ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय सौरभ शर्मा। सो दिस इज मी। So electric field strength due to a uniformly charged long thread. So let us see. Suppose I want to take a infinitely long thread such like this. मान लो बेटा ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। इसको इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है। ओके, अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट कंसिडर करूँ तो वो एज ट्रीट होगा एज अ मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट से अगर मैं इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी लूँ तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ओके, सो हम क्या करते हैं, लेट अस सी। एक इससे वाई दूरी पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते हैं डी वाई थिकनेस का। एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते हैं डी वाई थिकनेस का। इस डी वाई थिकनेस पे जो चार्ज होगा तो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट this dq is lambda into dy. Okay, now the distance from this charge टू एट पॉइंट पी इज, अगर इसके बीच की दूरी देखी जाए तो दिस इज अंडर रूट ओवर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। दिस इज डी वाई डी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट this d is k dq over स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखूंगा d इज इक्वल टू आएगा, d इज इक्वल टू k लैम्डा dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Okay, if this angle is theta, so let us see if this angle is theta। अगर इसको फर्दर आगे बढ़ा दें तो ये एंगल भी बेटा कितना होगा? थीटा ही होगा। d का एक कंपोनेंट दिस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस इज d cos थीटा, एंड अदर कंपोनेंट इज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज d sin थीटा। इसी तरीके से अगर मैं एक एलिमेंट्री पार्ट मान लीजिए लोअर सेक्शन में कट कर लेता इसी y दूरी पर dy थिकनेस का, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाती है? इधर की तरफ। d, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो डी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाता है बेटा, दिस इज डी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर हो जाता, दिस इज डी साइन थीटा। सो आप देख रहे हो कि अपर हाफ ऑफ द थ्रेड का जो डी साइन थीटा है वो लोअर डाउनवर्ड है, और लोअर हाफ ऑफ द डी का जो लोअर हाफ ऑफ द थ्रेड है उसका डी साइन थीटा अपवर्ड है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगी? दिस इज द इंटीग्रेशन ओवर डी cos theta. So net electric field due to uniformly charged long thread this is net electric field due to uniformly charged long thread कितना होगा? तो DE net is equal to integration over D cos theta. Put in here, this is K lambda dy upon r square plus y square
इंटू इस ट्रायंगल से आप देखो तो कॉस थीटा बेटा कितना आएगा, आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज द इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। सो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज के लैम्डा आर, कॉमन कर लेते हैं, द इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dy ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। now due to continuation I want to integrate this function, so let r is equal to, let y is equal to r tan theta। ओके आप देखो इस ट्रायंगल में y बाई आर कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर टेन थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, so this is dy is equal to r sec square theta into d theta, okay, and we can say that at y is equal to infinity, that theta is pi by 2 and y is equal to minus infinity पर theta जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, this is minus pi by 2। so यहाँ put the values in here, this is E net is equal to k lambda r divided by minus pi by 2 to pi by 2, this is r sec square theta d theta over r square plus r square tan square theta की whole power 3/2। okay, so this is a one important term, let us see। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन करूं तो बाहर कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। सो ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। now r square से r cancel, so there is no any space, so I want to use a next page for continuation। तो आगे के लिए मैं दूसरा पेज यूज कर रहा हूँ। so let us see, यहाँ से e net आपके पास आया है बेटा, e net is equal to k lambda over r into integration over minus pi by 2 to plus pi by 2 sec square theta d theta divided by 1 plus tan square theta की whole power 3/2। now 1 plus tan square theta is a sec square theta, so put in here, this is E net is equal to k lambda over r into minus pi by 2 to plus pi by 2 sec square theta d theta over sec cube theta। sec cube theta से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, दिस इज k lambda over r minus pi by 2 to plus pi by 2 cos theta d theta। the integration over cos theta is a sin theta, so here this is k lambda over r, this is the sin theta minus pi by 2 to plus pi by 2, so here this value is sin theta k lambda over r sin pi by 2 and minus minus plus sin pi by 2, so this is the 2k lambda over r, so net electric field is 2k lambda over r। so please remember the electric field strength due to uniformly charged long thread is 2k lambda over r। now तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज सेमी इनफाइनाइट थ्रेड। एक रॉड ले लिया गया है जिसका सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या किया, इससे वाई दूरी पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया था। दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस इज डी वाई। सो अगेन जो चार्ज आ जाएगा बेटा डी क्यू, दिस इज लैम्डा डी वाई। इससे इस पी पॉइंट से इस चार्ज की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अगर ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा इधर की तरफ हो जाएगी, दिस इज डी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डी जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, दिस इज के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। So put the values, this is k lambda dy upon r square plus y square. So let us see if this angle is theta, so this angle is also theta. So अगर मैं इसको x एक्सेस मान लूं और ये y एक्सेस मान लूं, so आप देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चली गई, दिस इज d cos थीटा, और एक इधर चली गई, दिस इज d sin थीटा। ओके, सो डी सबसे पहले EX निकालते हैं। तो जैसे मैंने जनरल पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, एक बार EX निकालेंगे फिर एक बार EY निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन X डायरेक्शन, this is EX is equal to the integration over d cos theta. So this is integration over k lambda dy upon a square r square plus y square, and बेटा cos theta इस triangle में देखोगे तो कितना आएगा, तो this is cos theta is r upon square root of r square plus y square, and limit is so 0 to infinity. Now this is the k lambda, r कॉमन कर लेते हैं, दिस इज dy अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल पावर 3/2, लिमिट इज 0 to infinity. Now here the k lambda r dy, इसका इंटीग्रेशन हमने देखा था कि r को क्या मान लेना है, r को मान लेना है, तो लेट r इज इक्वल टू let y is equal to r tan theta. अगर y इक्वल टू r tan theta माना था आपने तो dy कितना आया था, r sec square theta d theta. Okay, so put in here and y equal to 0, the theta is 0, and y is equal to infinity, the theta is pi/2. Change your limit in the terms of theta. So यहाँ 0 से pi/2 तक लिमिट हो जाएगी, y को dy को हम लिख देंगे बेटा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। जिसको हमने सॉल्व किया था क्या निकल के आया था, बाहर r क्यूब आ गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया था, sec स्क्वायर थीटा। इसको पूरा सॉल्व करके हमने देखा था k लैम्डा ओवर r इंटू 0 to pi/2 cos थीटा d थीटा आया था इन द प्रीवियस आर्टिकल। तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है EX इज इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, तो दिस इज k लैम्डा ओवर r, cos theta is sin theta, and limit is 0 to pi/2. Now this value EX is k lambda over r. यहाँ से बेटा EX निकल के आ गया। अब हम EY निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, सो जब y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो EY कितना आता है, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर d sin theta. So put the value EY is integration over d is k lambda r square plus y square into dy into sin theta in the triangle is y upon r square plus y square की whole power 3/2. So let 1/2, I'm sorry, this is 1/2. So EY यहाँ से बेटा जो निकल के आएगा, लिमिट अगेन 0 to infinity, EY is k lambda into integration over 0 to infinity y dy upon r square plus y square की whole power 3/2. Now put the solve this equations. So again मैंने फिर से वही लिखना है कि let y is equal to r tan theta and dy is equal to r sec square theta. So यहाँ पर बेटा आ जाएगा EY is equal to k lambda, y की जगह पे हम लिख देंगे
y की जगह लिख देंगे r tan थीटा एंड dy की जगह लिख देंगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू sec क्यूब थीटा। ओके तो सेक क्यूब थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी। सो ई वाई यहाँ से बेटा आ जाएगा के लैम्डा ओवर आर, दिस वैल्यू इज टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इज अ साइन थीटा इज t theta, or limit is 0 to pi by 2. I'm sorry, this limit is 0 to pi by 2. So now as we know that the integration of sine theta is minus cos theta. So here this value is minus cos theta and 0 to pi by 2. And now the Ey is k lambda over r. ओके सो एज वी नो कि हमने एक्स और एक्सिस में वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। सो हियर दिस इज द ई नेट इज एंड के लैम्डा ओवर आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा ओवर आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो दिस इज रूट टू के लैम्डा ओवर आर। ओके अच्छा तो एक बार फिर से बना लेते हैं। अगर मान लीजिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज था, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड है, इस तरीके से जा रहा है। ओके इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर है। अगर इससे इस पी पॉइंट पे आर दूरी पे पी पॉइंट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो किस डायरेक्शन में होगी? तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री and this is root 2 k lambda over r. Clear? So please remember this concept. So for better clarification and let us see about the alternative solution. So एक बार solve करते हैं alternative question solution को। So alternative concept. Okay. So एक बार देखो यार, for सबसे पहले देखते हैं for infinite long thread. ओके सो एक बात आप मेरे को बताओ अच्छे से कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट इट्स जनरल पॉइंट। कितनी थी? ध्यान से देखो। तो एज वी नो electric field due to uniformly charged uniformly charged rod at a general point उसके लिए बेटा एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ई एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस में निकाली थी के लैम्डा ओवर आर। कितनी निकाली थी? दिस इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एंड वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो कितनी निकाली थी? तो ई वाई जो निकाली थी वो के लैम्डा ओवर आर, दिस इज कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो हम क्वेश्चन तो ई एक्स और ई वाई निकाला था। नाउ इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड देखते हैं। तो अगर बेटा ये कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड था इस तरीके से, अगर इसका कोई पी पॉइंट यहाँ लिया गया था तो आप देखो ये इससे कहाँ पर मिलेगा जाके? ये पाई बाई 2 एंगल पर, और ये भी एंगल कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। दैट मीन्स थीटा 1 इज अगेन पाई बाई 2 एंड थीटा 2 इज ऑल्सो पाई बाई 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही पाई बाई 2 है। ओके अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही पाई बाई 2 है तो मैं बड़ी आसानी से हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ई एक्स जो आ जाता है वो 2k लैम्डा ओवर आर आ जाता है एंड ई वाई जो आ जाता है बेटा वो क्या आ जाता है? 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी? इस डायरेक्शन में। दिस इज 2k लैम्डा ओवर आर। सो बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हम बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए, अगर फॉर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड
अगर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड की बात करें तो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो दिस इज द सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड। जैसे मान लो इसको चार्ज कर दिया गया है, इस तरीके से चार्ज है, एंड द चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलाम पर मीटर है। एक पॉइंट लिया गया है बेटा पी पॉइंट यहाँ पर आर दूरी पर। तो आप देख रहे हो कि एक एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, और दूसरा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो वी कैन से दैट द थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज 0 डिग्री। Okay, so if theta 1 is 90 degree and theta 2 is 0 degree, so let us see जो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस इज k लैम्डा ओवर r साइन 90 प्लस साइन 0। सो यहाँ से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दिस इज k लैम्डा ओवर r। ओके, एंड सिमिलरली y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, दिस इज k लैम्डा ओवर r इंटू cos 0 minus cos 90. So here this value Ey is k lambda over r. So आपको मैं बता देता हूँ, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k lambda over r, एंड सिमिलरली इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k lambda over r इफ दिस चार्जेस पॉजिटिवली। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी √2 k lambda over, and this resultant angle is always 45 degree because x-axis and y-axis electric fields are same. Okay, so मजा आ रहा है ना। चलिए फिर, so hi guys, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long sheet. Okay, so electric field due to uniformly charged long sheet। जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ले लेते हैं इस तरीके से, इनफाइनाइट बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब उसको चार्ज कर दिया गया इस तरीके से। ओके, ये चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सब इस तरीके से चार्ज है, बहुत बड़ी शीट है ना। तो ये चार्ज कर दी गई है सब। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, दिस इज ट्रीटेड एज अ सिग्मा कूलाम पर मीटर। अब इससे मान लीजिए इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ओके, तो हमें पता है इसको क्या इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्क है, तो अगर मैं छोटी छोटी रिंग्स रखता हुआ चला जाऊं तो इनफाइनाइट नंबर तक तो एक ऐसा स्टेट आएगा कि ये पूरी कैसी बन जाएगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इससे y दूरी पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट किया जो एक रिंग मिला, कितनी थिकनेस का, dy थिकनेस का। सो फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। सो ये आपके पास एक रिंग मिली हुई है, ओके, जिसकी थिकनेस कितनी है, dy है, और रेडियस कितनी है, y है। तो रेडियस y, थिकनेस इज dy, और इससे P पॉइंट पे आपको x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें इस रिंग में प्रेजेंट चार्ज देखना होगा कि आखिर इस पे कितना चार्ज है। सो चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, तो बेटा कितना चार्ज होगा, सो dq इज कितना लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा इनटू 2 पाई y dy। आपने डिस्क के कॉन्सेप्ट में ये चीज देखी है कि dA इज द एरिया ऑफ द रिंग, तो दिस इज सिग्मा इनटू 2 पाई y इनटू dy। as we know that as we know electric field due to uniformly charged रिंग इज d, बेटा कितना आ जाएगा, तो d आ जाएगा आपके पास कितना, सबको पता है कितना होता है, k q
एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, मतलब यही होता था ना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्यू की जगह कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, और रेडियस की जगह कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। सो हेयर आपको एक टर्म बन गया यहाँ पर, दिस इज द के डी क्यू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू, तो डी यहाँ से आ जाएगा के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी वाई सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई। ओके, नाउ हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज कॉमन कर लेते हैं। डी बराबर यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो 2 पाई से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ डी बन गया आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स एक टर्म में, और वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 एक साइड। ओके, नाउ यहाँ से टर्म बना। अब सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है बेटा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नेट इज इक्वल टू, इस तरीके से पूरी रिंग्स मिलती जाएंगी तो उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस इज डी। तो यहाँ से आ जाता है ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ओवर वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। नाउ लिमिट इज 0 टू इन्फिनिटी। नाउ हम फिर से वही क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये एंगल थीटा है, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और आप जब उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हो तो dy बराबर आ जाता है एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड एट थीटा एट y इज इक्वल टू 0 द थीटा इज 0 एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी द थीटा इज पाई/2। सो अगर ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दी जाए तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू 0 टू पाई/2। वाई की जगह बेटा लिख रहे हैं एक्स टेन थीटा इंटू डी वाई की जगह लिख रहे हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, दिस इज सेक क्यूब थीटा। ये आप जानते हो इसलिए मैं डायरेक्ट इस फॉर्म को लिख रहा हूँ। आप देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा है सेक क्यूब थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड टेन थीटा ओवर सेक थीटा इज अ साइन थीटा। सो ड्यू टू कंटिन्यूएशन यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई/2। नाउ अब ई नेट यहाँ से आ जाएगा, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन पाई थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट इज 0 टू पाई/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ई नेट बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड की इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों को कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यार डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, आप कितनी भी दूरी लेकर जाओ कितनी भी डिस्टेंस लो, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो नोट पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली charged long sheet is uniform that is it is constant. Okay, how much, this is sigma upon 2 epsilon, क्लियर, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। अब इसके साथ जैसे ही आप इसके बारे में जान चुके हो तो अब मैं बात कर लेता हूं, अगर थिन शीट ना होकर कोई थिक शीट हो तो उसके बारे में कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो बच्चों अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
ड्यू टू uniformly charged long thick sheet. इसको ऐसे समझ लेते हैं। अभी तक आपने जैसे कि अपने प्रीवियस आर्टिकल में देखा कि अगर कोई मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ली थी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी। दिस इज अ थिन शीट। नाउ आई वांट टू टेक इट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिक शीट। अब मैं थिक शीट ले रहा हूँ कि अगर मान लो बेटा इस तरीके से एक थिक शीट है, बहुत, दिस इज थिक शीट, और इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया गया है। नाउ दिस इज कंप्लीटली चार्ज एंड इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इस बार कितनी है, दिस इज द रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ओके, सो द द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज रो कूलम्ब per meter cube. This is the volume charge density. Okay. अगर मैं अब बात करूं किसी आउट्स, तो देर इज अ टू केसेस, वन इज आउटसाइड एंड अदर वन इज अ इनसाइड। तो अगर मैं कोई पॉइंट बाहर लेता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, से मान लो ये पॉइंट पी लिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसमें इधर की तरफ होगी। सो हमने देखा एज वी नो कि अगर कोई शीट है उसकी शीट की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। सो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू long sheet is this is sigma upon 2 epsilon. If this is the thickness of this ring is say t, ओके अगर इसकी थिकनेस टी मान ली तो सिग्मा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा आ जाएगा बेटा डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इनटू टी। अगर रो इनटू टी कर दे तो सिग्मा आ जाता है। देखो रो की कितनी होगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, थिकनेस इज मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दिस इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसकी भी यूनिट कितनी होगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। So this is the surface charge density in terms of volume charge density is sigma is equal to rho into t. So this is a very important concept, please remember. अब इसके आगे आते हैं, तो अगर ये से हमारे पास सिग्मा आ गया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट इन आउटसाइड, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, दिस सिग्मा की जगह लिख देते हैं रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज ट्रीटेड एज सच लाइक दिस। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे को मान लो इनसाइड कोई पॉइंट चाहिए होता, से मान लो अगर बेटा मान लो ये कोई पॉइंट पी है जो किसी एक्स दूरी पर, ओके तो अगर मैं इसको हाफ ऑफ द कट कर दूं इस तरीके से, हाफ ऑफ द कट कर दिया, इस हाफ ऑफ द कट करने पर ऐसे कट कर दें हाफ, तो इधर भी d बाई 2 और इधर भी d बाई 2। अब इस d बाई 2 से ये जो पॉइंट है वो इससे x दूरी पर, ओके अगर ये पॉइंट x डिस्टेंस पे लिया गया है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट मीन्स इनसाइड द डिस्क। ओके तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो डिस्क की तरह ट्रीट कर लेते हैं। एक मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट इसके सरफेस पे लाई कर रहे हैं, एक डिस्क ये हो गई जिसकी थिकनेस हो गई, दिस इज डी बाई 2 सॉरी टी बाई 2 माइनस एक्स, और दूसरा ये मान लेते हैं जिसकी थिकनेस हो जाएगी टी बाई 2 प्लस एक्स। ओके सो this is t by, I'm sorry, this is t by 2 and this is also t by 2. so अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि एक बार इस ऊपर वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे की ओर होगी, तो से दिस इज ट्रीटेड एज अ ई, और इस नीचे वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी, दिस इज ई प्राइम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, दिस इज ई प्राइम माइनस ई,
नाउ ई प्राइम कितना होगा, तो ई प्राइम इसी कॉन्सेप्ट को देखते ही ई प्राइम हो जाएगा रो इंटू टी बाई टू प्लस एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एंड ई होगा माइनस रो इंटू टी बाई टू माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो लेट अस सी, अगर यहां से बेटा मैं क्या कॉमन कर लूं, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लूं, तो दिस इज टी बाई टू प्लस एक्स एंड माइनस टी बाई टू प्लस एक्स। सो लेट अस सी, यहां से t बाई टू से t बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, दिस इज रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एक वेरिएशन कर्व देख लेते हैं। अगर बेटा ये मान लो इस तरीके से टी थिकनेस की एक डिस्क थी, टी थिकनेस की डिस्क थी और ये इसका मिड पॉइंट था जिसपे हमने वेरिएशन कर्व खींचना है, तो ये x हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। अब इस पे हमें वेरिएशन कर्व खींचना है, इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया गया है सच लाइक दिस। ओके, तो अगर ये चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलाम पर मीटर क्यूब है, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, एक्स के। तो यहां से यहां तक डी टी बाई टू थिकनेस तक जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, सच लाइक दिस, एंड इट इज गोइंग कांस्टेंट। और अगर इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं इस t बाई टू पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सच लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, रो टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी मिल रही है रो टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। x is equal to d by 2 and x is equal to minus d by 2 पर। So please remember this variation curve and the concept of electric field strength due to a uniformly charged long thick sheet। नाउ अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। उसके लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, क्योंकि हम जब तक कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो अभी तक हमने ऐसी कोई भी कंडक्टिंग बॉडी देखी नहीं है, लेकिन आगे चल के हमें कंडक्टिंग बॉडीज के बारे में पढ़ना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं। सो बच्चों, अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसी के थ्रू में आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकाला जा सकता है। सो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर। सो मैं लिख रहा हूँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू uniformly charged conductor। okay, actually it is a very important concept। so अगर बेटा मैं मान लो इस तरीके का कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने इस तरीके का एक कंडक्टर लिया तो अगर मैं इसको चार्ज करूं तो सारा का सारा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो किस लॉ को फॉलो करता है, द सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी उधर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज्यादा होगी उधर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। इस लॉ को ये फॉलो करके अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया। और एक बात मैं बताता हूं इसको कट करने से पहले कि इलेक्ट्रॉन
कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि एवरी कंडक्टर हैव अ प्लेंट्री ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड आर मूव्ड इनसाइड इंटायर द बॉडीज। मतलब हर एक कंडक्टर बहुत सारे प्लेंट्री ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन उसी कंडक्टर की इंटायर बॉडीज पे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसी में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। सो बेटर क्लेरिफिकेशन में इस मैकेनिज्म को बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। तो एक बॉडी ली गई है इस तरीके से, मान लो सच लाइक दिस, ओके, इस तरीके की अनसिमेट्रिकल बॉडी है, ओके। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ लूं तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बॉडी को चार्ज कर रहे थे तो इधर चार्ज ज्यादा था, इधर चार्ज कम था, क्योंकि वो एक लॉ को फॉलो करता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इधर चार्ज बेटा ज्यादा हो रहा है, इधर चार्ज कम है, तो इसका मतलब इसके जो प्लेनेटरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा होगा तो मैं एक काम बोल सकता हूं, क्या बात कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ, E2 E1। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल, मैं बोल सकता हूँ इनिशियल लेवल पे E1 के पास चार्ज ज्यादा है तो E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर इनिशियली E1 E2 से बड़ा होगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड वो कितनी हो जाएगी, दिस इज नेट ई नेट इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील करता है तो दिस प्लेनेटरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स नैरोवर सेक्शन, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो। ऐसा तब तक जिनकी वजह से E1 की वैल्यूज डिक्रीज होगी और E2 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा कि E1 E2 के बराबर हो जाएगा एंड फाइनली E1 एंड E2, E1 इज इक्वल टू E2, E1 अगर E2 के बराबर हो गया सो इलेक्ट्रॉन becomes at rest and net electric field inside the conductor is 0। सो एक बार और सुन लो अगर अच्छे से समझना है, या आप मेरे वीडियोस को एक बार और रिपीट कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ क्या हो रहा है कि हर एक कंडक्टर्स में बहुत सारे प्लेनेटरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन इंटायर बॉडीज में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बॉडी को चार्ज किया, चार्ज करने पर बॉडी ने एक लॉ को फॉलो किया, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर, r इज द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया है, अगर इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर की तरफ लगेगी और इस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगी। सो इनिशियली शुरुआत में क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर E1 E2 से बड़ा है तो यार जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगी इन दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। टिल तब तक ड्रिफ्ट होता रहेगा, जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट होगा ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इधर का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा एंड ऑफ जिसकी वजह से E1 की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी और E2 की वैल्यू और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनली द E1 बिकम्स इक्वल टू E2 और इलेक्ट्रॉन बिकम एट रेस्ट। सो अब जब E1 E2 के बराबर हो जाएगा सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में कितनी हो जाएगी, 0। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर
is always 0. ओके, एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ चालू होते हैं कि बच्चों को लग रहा है ठीक है अगर ऐसे चार्ज किया, मान लो अगर आप इंडक्शन इफेक्ट करते हो तब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं। अगर मैं बात करूं मान लो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं इस तरीके से, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक बॉडी ले ली गई है, सच बॉडीज इनिशियली दिस बॉडी इज न्यूट्रल एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल सोर्सेस, द चार्ज इज सेपरेटेड इन दिस बॉडी, इस बॉडी के अंदर के चार्ज सेपरेट हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस अपीयर्स ऑन दिस सरफेस, it is induced charge, and positive charge appear in this surface, ठीक है ना। सो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस। सो इनिशियली वी कैन से दैट इनिशियल लेवल पे क्या होगा, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ की एक फोर्स फील कर रहा होगा बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन अगर फोर्स फील करेगा तो धीरे धीरे ये इधर की तरफ जाता जाएगा, जिसकी वजह से ये इंड्यूस चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि ये इंड्यूस चार्ज और ये इंड्यूस चार्ज आपस में इक्वल हो जाएंगे और मैं बात करूंगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field. So due to external sources, again net electric field inside the conductor, again net electric field inside the conductor is also 0. So please remember, चाहे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर की वजह से निकाला जाए तब भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। और अगर मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के प्रेजेंस होने की वजह से भी अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो भी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग मेटल शीट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ओके, अब बेटा मान लो इस तरीके की एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं इसको बना देता हूं। थिन शीट है, ओके, अब इसको चार्ज कर दिया गया, थिन हो या थिन हो। अब लॉन्ग मेटल शीट ले लेते हैं इस बार, मेटल, तो इस तरीके से चार्ज कर दिया गया है। ओके, तो अगर इसको इस तरफ से देख रहे हैं तो ऐसा, अगर आप इधर से देखते हो तो इसका व्यू ऐसा आएगा, सच लाइक दिस, मतलब सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन इट्स आउटर सरफेस। ओके, अगर इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है तो इधर से भी सिग्मा, इधर से भी सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी मेटल बॉडी की क्या होती है, 0 होती है। ये अभी मैंने प्रीवियस आर्टिकल में आपको पढ़ाया। तो इधर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 मान लेते हैं, तो E1 कितनी हो जाएगी, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज आल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखते हो तो E2 माइनस E1 करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज
this is sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. This is equal to sigma upon epsilon naught. तो प्लीज रिमेंबर कि एवरी मेटल बॉडी, चाहे वो थिन हो या थिक हो, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म. ओके, सो अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि अगले लेक्चर्स की तैयारी करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे. सो कीप इट अप, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड गुड बाय, बाय बाय, सी यू अगेन.